हिंद साथियों, आज हम लोगों को पढ़ना है अगला सब्जेक्ट, यानी कि दिख रहा होगा यहाँ से, ये ऊपर लिखेंगे तो हम लोगों को आज पढ़ना है भूगोल, पढ़ना है भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ना है। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। और इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आज थोड़ा तबीयत हमारा ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है और डेली आप लोगों को हो सकता है कि इंतज़ार रहता होगा वीडियो का, तो इसलिए अब तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि कहा गया है कि जिस चीज़ में आपकी का मन लगे उस चीज़ को अगर कीजिएगा तो उसमें किसी प्रकार की अगर कोई परिस्थिति, कठिन परिस्थिति भी आए तो वो बाधा नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार टीचिंग मेरा प्रोफेशन ही नहीं मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूँ, मेरा शौक़ भी है टीचिंग करना। तो मैं इसके लिए और आप सबके प्यार के लिए मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे टीचिंग के लिए कि तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। तो आइए, अब यानी कि टीचिंग प्रोफेशन मेरा ज़िंदगी बन चुका है। तो अब किसी भी प्रकार की समस्या है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। आइए हम लोग देखते हैं, आज हम लोगों को भूगोल के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, भूगोल का पिता जो है, भूगोल का पिता हम लोग कहते हैं हेक्टियस को। एक हेक्टियस नामक व्यक्ति को जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। तो क्या कारण था, कौन ऐसा कारण था, कौन ऐसा काम कर दिए हेक्टियस जिसके कारण हेक्टियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया, भूगोल का पिता कहा गया। तो हेक्टियस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक किताब लिखी गई थी, जिस किताब का नाम था जस प्रियोडस। यानी कि दोस्तों, भूगोल या ज्योग्राफी का पिता हेक्टियस को कहते हैं। हेक्टियस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम है जस प्रियोडस। और जस प्रियोडस नामक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। यानी कि जस प्रियोडस नामक शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। हेक्टियस ने जस प्रियोडस नामक बुक में पृथ्वी के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था। इसी कारण जस प्रियोडस के लेखक हेक्टियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहा गया। दोस्तों, आज हम लोग इसमें ज्योग्राफी में, भूगोल में पृथ्वी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। आइए आप लोग देख सकते हैं, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का शेप, आकृति लगभग ऐसी होती है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति लक्षवश गोलोभाकार होती है, यानी कि लक्षवश गोलोभ के आकार की होती है। पृथ्वी की आकृति लक्षवश गोलोभाकार होती है। अब पृथ्वी में आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी में ये कुछ रेखाएं होती है। जैसे ये बीच में एक रेखा है जो पृथ्वी में पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है। तो जितनी भी रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, उन सभी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा यानी कि पृथ्वी के समानांतर या
विषुवत रेखा के समानांतर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये सभी अक्षांश रेखा है। बीच में जो है यहाँ 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा है जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है ये संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, यानी कि गोले के 2 आधे भागों में बांटती है। गोला का एक आधा भाग ऊपर वाला ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और गोले का नीचे वाला भाग ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो सवाल ये हो गया कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। विषुवत रेखा के ऊपर स्थित गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे स्थित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा खुद जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रहती है। इसके बाद से पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में ही 23.1/2 डिग्री पर या 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा स्थित रहती है जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यानी कि कर्क रेखा कहाँ स्थित रहती है, किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री अक्षांश पर, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा स्थित रहती है जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और पुनः दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा उपस्थित रहती है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। फिर उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर या 66.5 डिग्री अक्षांश पर, 66.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा स्थित रहती है जिस रेखा को हम लोग कहते हैं उत्तरी आर्कटिक रेखा। और पुनः जो है दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा स्थित रहती है जिस रेखा को हम लोग कहते हैं दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा। तो ये रेखाएं हो गई, यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। ये सभी अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा स्थित रहता है। पुनः उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी आर्कटिक रेखा स्थित रहती है, और पुनः दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा स्थित रहती है। अब यहाँ जो है एक बात आप समझ लीजिए कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर, और दोनों गोलार्धों में 2 ध्रुव होते हैं, जैसे ये रहा 90 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव, और फिर यहाँ 90 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव। 2 पोल हो गए, 2 ध्रुव हो गए। अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटते जाती है। देखिए विषुवत रेखा की अपेक्षा इसकी लंबाई थोड़ी कम है, इसकी अपेक्षा इसकी लंबाई कम है। तो विषुवत रेखा से क्वेश्चन करता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है, और पुनः ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है। जैसे देखिए इधर से इधर जाइएगा तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटेगी, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़िएगा तो अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ेगी। ये हम लोग समझ गए। इसके बाद इस पृथ्वी पर जो है कुछ रेखाएं ऐसी होती है, ऐसी का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुवों को, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि ध्रुवों को मिलाने वाली वैसी रेखा जो विषुवत रेखा पर समकोण बनाती हो,
विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं जी? देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं का डिफिनीशन हो गया कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, या उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, या ध्रुवों को मिलाने वाली वैसी रेखा जो विषुवत रेखा पर समकोण बनाती हो उसको देशांतर रेखा कहते हैं। अब आप लोग देखे होंगे ग्लोब में कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है, बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है दोस्तों 360 होती है। कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, कुल 360 देशांतर रेखा, जिसमें 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को, जिसमें 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि भारतीय समय की गणना 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से होती है। इसके बाद जो है ग्लोब में ही 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा से माने तिथि की गणना होती है। जैसे 180 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूरब जाइएगा तो दिन एक दिन बढ़ जाएगा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पश्चिम आइएगा तो एक दिन कम हो जाएगा। यानी कि 24 घंटे का अंतर होता है। क्योंकि यहाँ जो दो देशांतर रेखाएं दिख रही है, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच जो है, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो है सऊदी से फोन करता है, कॉल करता है, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ 8 बज रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि 9:30 हो रहा है। तो ये टाइम का अंतर, दो देशों के बीच का जो टाइम का अंतर है, इस टाइम के अंतर होने का मूल कारण है देशांतर रेखाओं में अंतर। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। इसी कारण दो देशों के समय भी अलग अलग होते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। जैसे कि हम लोगों ने भूगोल के बारे में आज पढ़ा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।